दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट नींद.ऐप पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वैभव और आज आपको नींद के सुहाने सफर पर ले जाने के लिए मैं लेकर आया हूं लेखक करण द्वारा लिखी गई एक ऐसी कहानी जो आपको आज एक अनोखे राज तिलक के बारे में बताएगी। दोस्तों, राज तिलक प्राचीन समय से चलती आ रही एक ऐसी रस्म है जो नए राजा के बनने पर होती थी। इस रस्म में राष्ट्र या राज्य का पुराना राजा नए राजा के माथे पर तिलक करके उसे अपनी गद्दी सौंप देता था। लेकिन राज तिलक तक की रस्म तक पहुंचने के लिए राजकुमार को कई शिक्षाओं परीक्षाओं की कठिन कसौटी से गुजरना पड़ता था, जिससे यह अंदाजा लगाया जा सकता था कि आने वाले समय की कठिन परिस्थितियों से यह राजा किस प्रकार से विजयी होगा। हमारी आज की कहानी भी राजकुमार मणिकांत के राज तिलक के इर्द गिर्द घूमती है। राजकुमार मणिकांत के पिता राजा रविकांत अपने पुत्र का राज तिलक करने से पहले उन्हें अपने कुलगुरु के पास भेजते हैं ताकि वे वहां से योग्य होकर लौटें और एक नए जीवन की शुरुआत करें। राजकुमार मणिकांत अपने कुलगुरु आचार्य रामकृष्ण कुसमरिया जी से कैसे अनोखी शिक्षाएं लेकर आता है और किस प्रकार महल में उनका अनोखा राज तिलक किया जाता है, जानने के लिए सुनते हैं आज की कहानी। लेकिन उससे पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ करके आराम से लेट जाएं। अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए, थोड़ा और आराम। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दें। एक शांति सी महसूस करें। सब नेगेटिव पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दें। हाथों को सीधा करके अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अपनी सांस पर ध्यान लगाएं। इसको धीमे या तेज नहीं करना है, बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपके नाक गले में होते हुए आपके अंदर प्रवेश कर रही है और कैसे वो आपके गले और नाक के माध्यम से वापस निकल रही है। मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को काफी हल्का फील कर रहे हैं। सब तरफ शांति ही शांति है, सुकून है, खामोशी है। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। भारत के दक्षिणी राज्यों में राजा रविकांत जी का शासन हुआ करता था। वे बहुत ही वीर, साहसी और पराक्रमी राजा थे। वे अपनी प्रजा से इतना प्रेम करते थे कि स्वयं से अधिक वह प्रजा को महत्व देते थे। उनके राज्य के समय राज्य में केवल खुशियां ही खुशियां होती थी। राजा अपनी प्रजा का पूरा पूरा ख्याल रखते थे। राज्य में किसी भी घर में अनाज या खाने की कोई कमी नहीं थी। राजा रविकांत
समय समय पर राज्य में भेष बदलकर भ्रमण के लिए भी जाया करते थे। कभी कभी सैनिकों को आम व्यापारी बनाकर भी गांव में जाने के लिए कहते थे, जिससे वे जान सकें कि कहीं किसी को कोई दुख या तकलीफ तो नहीं। अगर किसी के घर में अन्न या धन की कोई भी कमी होती तो राजा राजमहल से भी सामान भिजवा दिया करते थे। राज्य के लोग भी अपने राजा रविकांत को भगवान की तरह पूजते थे। राजा के हर फैसले को सर आंखों पर रखते थे। कुछ समय बाद राजा रविकांत के घर एक बेटे का जन्म हुआ, जिसका नाम मणिकांत रखा गया। राजकुमार के जन्म पर ना केवल राजमहल बल्कि पूरे राज्य में मानो खुशी की लहर दौड़ गई थी। राजमहल में राजकुमार के होने की खुशी में बहुत बड़ा जश्न रखा गया, जिसमें सभी नगरवासियों के लिए एक बहुत बड़े महाभोज का आयोजन भी किया गया था। देखते ही देखते समय बीतता गया और राजकुमार को गुरुकुल में विद्या ग्रहण करने के लिए भेजा गया। राजकुमार बड़ी ही कुशल बुद्धि का था। गुरुजी जब भी उसे देखते उन्हें महाराज रविकांत का स्मरण होता था। समय चक्र ने अपनी चाल बदली और एक दिन राजकुमार मणिकांत गांव के छोटे से गुरुकुल से विद्या धन ग्रहण कर राजमहल में वापस लौट आए। राजा रविकांत को लगा कि अब उन्हें अपने बेटे को सारी जिम्मेदारियां सौंप देनी चाहिए, लेकिन उससे पहले वह चाहते थे कि राजकुमार मणिकांत का विवाह करवा दें। राजा रविकांत ने इस संदर्भ में अपने पुत्र मणिकांत से बात की तो राजकुमार मणिकांत जी बोले कि जैसा उनके पिता को उचित लगे वह वैसा ही करेंगे। इसलिए पिता की बात मानकर मणिकांत विवाह के लिए तैयार हो गए। राजा रविकांत ने बचपन में ही अपने पुत्र मणिकांत का विवाह अपने प्रिय मित्र सूर्यभान की पुत्री नित्या से तय कर दिया था। राजकुमारी नित्या ना केवल सुंदर थी, सुशील थी, बल्कि बहुत ही कुशल बुद्धि की मालिक भी थी। वह घुड़सवारी और तलवारबाजी भी जानती थी। इस रिश्ते से दोनों ही परिवार बहुत खुश थे। विवाह का दिन आ चुका था और राजा रविकांत ने तय किया था कि विवाह के अगले दिन ही वह अपने पुत्र मणिकांत को अपना अगला उत्तराधिकारी घोषित कर उन्हें अपनी गद्दी के साथ साथ बाकी सभी जिम्मेदारियां सौंप देंगे। तय तिथि के अनुसार विवाह बड़ी ही धूमधाम से संपन्न हुआ। राजकुमार मणिकांत राजकुमारी नित्या को लेकर घर भी आ चुके थे। अब समय था राजा रविकांत की घोषणा का। राजा ने सभी महलवासियों और नगरवासियों को दरबार में एकत्रित होने का आदेश दिया। सभी लोग दरबार में इकट्ठे हो चुके थे। तभी सभी लोगों की मौजूदगी में राजा रविकांत ने अपना ताज उतारकर अपने सिंहासन पर रखा और घोषणा करते हुए कहा कि आने वाले समय में जल्द ही इस राजमुकुट को भावी महाराजा मणिकांत के सर पर सजा दिया जाएगा। इस शुभ अवसर पर इतनी बड़ी घोषणा से सभी गांव वाले खुशी से झूम उठे। उन्होंने राजा रविकांत के इस बड़े निर्णय की जमकर सराहना की। राजकुमार मणिकांत व उनकी पत्नी नित्या को भी बहुत खुशी हो रही थी। दोस्तों, अब से आप आपकी मनचाही दादी और नानी की कहानियों से प्यारी नींद की कहानियां सिर्फ और सिर्फ नींद ऐप पर ही सुन पाएंगे। तो इसी तरह हमारे साथ कहानियों के जरिए जुड़े रहने के लिए आपकी अपनी नींद ऐप इंस्टॉल करें। राजा रविकांत जी मन ही मन सोच रहे थे कि वह अब अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए हैं। इसलिए कुछ दिनों बाद ही
अपने पुत्र से परामर्श करते हुए उन्होंने अपने पुत्र के राज तिलक के चलते एक भव्य समारोह का आयोजन करना चाहा। पुत्र मणिकांत भी इस निर्णय से बहुत खुश था, इसलिए उसने अपने पिता के निर्णय में हाँ में हाँ मिला दी। समारोह रखा गया, जहां दूर देश से बड़े बड़े राज्यों के राजाओं को बुलाया गया। इतना ही नहीं, अपने पुत्र के विवाह और राजा बनने की खुशी में महाराजा ने सारी प्रजा के लिए महाभोज का आयोजन भी करवाया। इससे पहले इतना बड़ा महाभोज प्रजा ने कभी नहीं देखा था। राजकुमार मणिकांत और राजकुमारी नित्या के लिए हुआ स्वागत समारोह किसी महाउत्सव से कम नहीं था। समारोह समाप्त हुआ और जैसे ही राज तिलक समारोह का समय आया, महाराज रविकांत को ना जाने क्या सूझी कि उन्होंने अपने पुत्र का राज तिलक करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि राजा बनने के लिए अभी उनका पुत्र पूरी तरह से तैयार नहीं है। उसकी कुछ शिक्षाएं परीक्षाएं अधूरी हैं। इसलिए राजकुमार मणिकांत को, आप सभी को, इस राज्य और मुझे भी अभी नए राजा के सर पर ये राजमुकुट देखने के लिए प्रतीक्षा करनी होगी। हालांकि राजकुमार मणिकांत भी अपने पिता की तरह सरल, वीर, साहसी और प्रजा से प्रेम करने वाले व्यक्ति थे। सब प्रजा ने भी मणिकांत को दिल खोलकर अपनाया और उन्हें भी राजा रविकांत की तरह ही प्रेम दिया था। राजा रविकांत राजनीतिक कार्यों में अपने पुत्र की पूरी सहायता करते, उसे हर छोटी से छोटी परिस्थिति पर विजय पाने का ज्ञान देते। पुत्र मणिकांत भी पिता की सिखाई बातों को मानता और उनकी सलाह के बिना कोई कार्य नहीं करता था। महाराजा रविकांत जी ने अभी भी अपने पुत्र मणिकांत की राजकीय शिक्षा समाप्त नहीं की थी। वह अपने पुत्र को राज्य का भार संभालने, प्रजा में संतुलन बनाए रखने की हर युक्ति सिखाते। वह चाहते थे कि उनके पुत्र के कार्यकाल में भी प्रजा उतनी ही सुखी रहे जितनी उनके पूर्वजों के काल से रहती आई है। महाराज रविकांत अपने पुत्र को अभी अपने कुल गुरु आचार्य रामकृष्ण कुसमरिया की परीक्षाओं से गुजारना चाहते थे। इसलिए महाराजा रविकांत ने पुत्र की शिक्षा के अंतिम चरण के लिए उसे अपने कुल गुरु आचार्य रामकृष्ण कुसमरिया के पास भेजा, जहां उन्होंने नए राजा की परीक्षाएं लेते हुए उसे अतुल्य ज्ञान की शिक्षा देना शुरू कर दिया। आचार्य रामकृष्ण कुसमरिया जी ने सबसे पहले राजकुमार मणिकांत की परीक्षा लेते हुए उससे सभी राजकीय वस्त्र उतरवा लिए और एक गरीब दरिद्र ब्राह्मण की पोशाक पहनने को कह दिया। राजा का पुत्र मणिकांत अपने पिता के दिए हुए ज्ञान को प्राप्त कर चुका था, इसलिए वह गुरुजी की परीक्षा के लिए पहले से ही तैयार था। उसने तुरंत ही गरीब और दरिद्र ब्राह्मण का भेष धारण किया और आचार्य जी के नए आदेश की प्रतीक्षा करने लगा। इसके बाद आचार्य जी ने उसे अपने शिष्यों व किसानों के साथ गांव के खेतों में काम करने के लिए भेज दिया। आचार्य जी का यह निर्देश राजकुमार मणिकांत की सोच से भी परे था। उसने कभी नहीं सोचा था कि आचार्य उसे इतनी गर्मी में काम करने के लिए खेतों में भेज देंगे। लेकिन अब क्या हो सकता था, आचार्य जी का आदेश था, इसलिए राजकुमार मणिकांत को इसे किसी भी हाल में पूरा करना था। इसलिए मणिकांत ने फावड़ा उठाया और किसानों के साथ तपती धूप में खेतों में काम करना शुरू कर दिया। दिन बीता और सूरज ढलने के बाद जब मणिकांत आचार्य जी के आश्रम में पहुंचा तो आचार्य जी ने उसे बिना कुछ भोजन करवाए जमीन पर सुला दिया। यह शायद मणिकांत के जीवन का पहला दिन था
जब उसे भूखा सोना पड़ा था। सारा दिन गर्मी में खेत में लगातार काम करने के बाद जब मणिकांत को केवल पानी पीकर ही रात गुजारनी पड़ी, तो उसे यह तो समझ आ गया कि किसान होना कोई आम बात नहीं है। सोने के लिए भी गुरुजी ने उसे कोई बिस्तर नहीं दिया, बल्कि उसे जमीन पर ही सोने को कह दिया। गुरुजी ऐसा क्यों कर रहे थे, ये मणिकांत को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी वह गुरुजी की बात माने जा रहा था, क्योंकि उसके पिता राजा रविकांत ने उसे बताया था कि आचार्य की परीक्षाएं भी अनोखी शिक्षाएं देकर जाती हैं। अगले दिन गुरुजी मणिकांत को गांव के बाहर एक ऐसे मैदान में ले गए जहां बहुत कचरा पड़ा था। देखने पर लगता था कि यह कचरा सालों से साफ नहीं किया गया। गुरुजी ने मणिकांत को कहा कि पुत्र, यह कचरा उन लोगों का है जिन्हें यह समाज छूना भी नहीं चाहता है। तुम्हें यह कचरा अपने हाथों से साफ करना है। यदि तुम चाहो तो इसके लिए मना भी कर सकते हो। मणिकांत को अपने पिता रविकांत की एक एक बात स्मरण थी, इसलिए उसने गुरुजी की कोई भी बात टाली नहीं। कल से भूखा मणिकांत गुरुजी को प्रणाम करके मैदान की सफाई करने के लिए चल पड़ा। पूरा दिन सफाई करने के बाद गुरुजी ने उसे पास के तालाब में स्नान करने के लिए कहा और बाद में भोजन के रूप कच्चे फल दे दिए। मणिकांत जानता था कि इन परीक्षाओं में ही कुछ ऐसी सीख छुपी है जो जीवन भर उसका साथ देगी। इसके बाद मणिकांत गुरुजी के साथ सीधा घर आ गया, जहां गुरुजी के शिष्यों ने एकादशी का भोज तैयार किया हुआ था। मणिकांत जैसे ही गुरुजी के साथ आश्रम में पहुंचा, उसका मन वह स्वादिष्ट भोजन खाने के लिए ललचा गया। उसका बस चलता तो वह सब कुछ एक ही साथ खा जाता, लेकिन अब उसे थोड़ी थोड़ी समझ आने लगी थी। गुरुजी ने उसे हाथ पैर धोने के लिए नदी के पास भेज दिया, जहां एक कुत्ता नदी में डूब रहा था। मणिकांत ने बिना कुछ सोचे ही उसकी जान बचाने का निर्णय ले लिया। कई घंटों की मशक्कत के बाद आखिरकार मणिकांत की मेहनत रंग लाई और वह बेजुबान कुत्ता डूबने से बच गया। इसके बाद जैसे ही मणिकांत आश्रम में पहुंचा, दरवाजे के बाहर एक गाय भूख से करा रही थी। उसने सोचा कि आज तो आश्रम में एकादशी का भोज बना हुआ है, क्यों ना आचार्य जी से कह के गौ माता की भूख भी मिटा दी जाए। हाथ पैर धोने के बाद जब मणिकांत आश्रम के अंदर पहुंचा, तो सामने का नजारा देखकर वह हैरान रह गया। सभी शिष्य अपने अपने कक्ष में जा चुके थे और गुरुजी भी भोजन कर सो गए थे। उसने रसोई घर में झांक कर देखा तो सिर्फ उतना ही भोजन बचा हुआ था जितना उसकी भूख के लिए पर्याप्त था। अब मणिकांत के पास दो विकल्प थे, या तो वह अपनी भूख शांत करता या फिर गाय की। चूंकि मणिकांत को भी 2 दिन से अच्छा भोजन नहीं मिला था, इसलिए वह सोच में पड़ गया कि इस भोजन का वह क्या करे। काफी सोचने के बाद मणिकांत ने एक बर्तन में भोजन परोसा और गाय को खिला दिया। उस रात फिर मणिकांत भूखा ही सो गया। सुबह होते ही मणिकांत उठा और सीधा नदी में स्नान करने के लिए जाने लगा। जैसे ही वह आश्रम के बाहर पहुंचा, उसने देखा कि गुरुजी उसी गाय को नहला धुला रहे थे जिसे उसने रात को अपने हिस्से का भोजन करवाया था। नदी में स्नान करने के बाद जब मणिकांत आश्रम में आया, तो गुरुजी शिक्षा के अंतिम चरण के लिए उसे राजमहल ले गए। जैसे ही वे राजमहल पहुंचे, उनका खूब स्वागत किया गया। इसके बाद राजा ने भरी सभा में मणिकांत से कहा, पुत्र, तुम मेरी सभी परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुए हो। मुझे बताओ
कि इन कठिन परीक्षाओं से तुमने क्या जाना है। मणिकांत ने विनम्रता से बताया कि गुरुजी की पहली परीक्षा में मुझे समझ आया कि कुछ भी हो जाए, भोजन उगाने वाला किसान सबसे पहले वंदनीय है। इसलिए जिस राज्य में किसान पीड़ित होगा वह संकटों से घिरा रहेगा। दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशंस, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं। दूसरी परीक्षा से मैंने सीखा कि राज्य के विकास के लिए लोगों में समानता होनी चाहिए, नहीं तो राज्य से खुशहाली दूर हो जाती है। और तीसरी परीक्षा ने मुझे सिखाया कि कुछ भी हो जाए, हमें सभी की जान बचानी चाहिए, चाहे वह इंसान हो या पशु। और बड़ा व्यक्तित्व होने के नाते अपने पहले सामने वाले की भूख शांत करने के लिए प्रयास करना चाहिए। इसके अलावा हमें हर निर्णय लेने से पहले चिंता की जड़ तक जांच पड़ताल करनी चाहिए। मणिकांत के मुख से इस तरह की बातें सुनकर आचार्य के साथ साथ राजा रविकांत भी दंग रह गए। फिर क्या था, राजा रविकांत ने अपने अंगूठे से मणिकांत का अनोखा राज तिलक करते हुए उसके माथे पर ऊपर से नीचे तक एक तिलक लगाया। आमतौर पर तिलक माथे पर नीचे से ऊपर की ओर लगाया जाता था, लेकिन यह अनोखा राज तिलक देखकर सभी दंग रह गए। जब राजा रविकांत से इस अनोखे राज तिलक के बारे में पूछा गया तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, यह अनोखा राज तिलक तुम्हें बताएगा कि तुम्हें अपनी जड़ों से सदैव जुड़े रहना है। इसलिए कुछ भी हो जाए, अपने बुजुर्गों तथा अपने गुरुओं की शिक्षा का पालन करना। आपने यह कहानी सुनी, अब आप काफी अच्छा महसूस कर रहे हैं और आपको नींद आ रही है। निंदिया रानी धीरे धीरे आपको सुला रही है। आपकी आंखें भारी हो रही हैं। आप नींद के आगोश में समाते चले जा रहे हैं, समाते चले जा रहे हैं। शुभ रात्रि।